हम क्या देख रहे हैं, कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस, है ना। और गेबॉन के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे आपने वो तो पढ़ा है ना कि भाई G7 में कौन सी कंट्री हैं और ये सब है ना, OECD वगैरह, है ना। वैसे मैं कह रहा हूँ ये गेबॉन किसी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपको याद आ रहा है कि किसका हो सकता है? मतलब कभी आपने पढ़ा हो, कैसे याद आ सकता है? मतलब भाई आप स्टूडेंट हो, आपको याद आ सकता है, आपने पढ़ाई की होगी, कभी कहीं देख लिया हो। देखो वो कंट्री याद है आपको जो ओपेक कंट्रीज होती हैं? कौन होती हैं उसमें? क्या इसका फुल फॉर्म क्या है ओपेक का? इसका फुल फॉर्म तो बताओ पहले। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज नहीं, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, है ना। ठीक बात है, उसका एक मेंबर है ये गेबॉन। और बताओ क्या? क्या? एंड पी, एक बंदा बोलो, एक PRI CIPE। ठीक है। अब और बताओ। अब बताओ एशिया की। मालदीव्स, इंडोनेशिया और क्या? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, किरीबाती है ये, कृप्ती नहीं है ये, किरीबाती नाम है इसका। और बताओ, हो गया? हो गया? कितनी कंट्री होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंट्रीज के साथ। ठीक है, याद हो जाएंगे, आपको याद रखनी है आपको, है ना। क्या किस चीज़ के लिए याद रखनी है? ऐसे भी याद रख पाओ अगर कि साउथ अमेरिका में कितनी है, और फिर ऐसे अफ्रीका में कितनी है, और एशिया में कितनी है, और टोटल कितनी है, आपके काम आ जाएगा। कहीं पे तो आ ही जाएगा। अभी आपका KS का एग्जाम आने वाला है ना कहीं तो काम आएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा इसमें से। क्या 12 है? ये तो 13 दिखा रहा है। क्या 12 कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बताओ और क्या चीज़ बोली थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या था? गुजरात से ठीक रहेगा ना, वेस्ट टू ईस्ट। ये लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और सर इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से क्रॉस होती है, और सबसे कम देखा जाए तो राजस्थान से क्रॉस होती है। सबसे कम कहाँ से? राजस्थान। ठीक है, वो आप वो इतना छोटा ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन आप रखो, वो कहीं मुझे तो नहीं लगता कहीं काम में आता है, लेकिन आप रखो, आपने पढ़ा तो आप ध्यान में रखना, है ना। ठीक है, ये 2 चीज़ें बोली थी, है ना, बस और कुछ नहीं कहा था। इससे डीप आ सकता है, जैसे कि गुजरात में भी जो कुछ जगह है वहाँ से निकलती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं या प्लेसेस है वहाँ से निकलती है, वो रखने की ज़रूरत है नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अभी किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल आ भी सकता है,
फॉर एग्जाम्पल सर जैसे दिल्ली में क्वेश्चन आया था सर कि दिल्ली से कितने दूर है सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन। दिल्ली से कितना दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसा कोई क्वेश्चन कहाँ आया? सर मैंने देखा किसमें? केस में यूपीएससी में तो नहीं आया। मैं यूपीएससी के लिए पढ़ता हूँ भाई, मुझे पता है यूपीएससी में नहीं आया। मैं बताता हूँ यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया था। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली, ऐसे लिखा था दिल्ली, यहाँ पे था नागपुर। ईयर भी बताऊंगा कौन सा ईयर में आया था। ये आया था 2018, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। उस साल क्वेश्चन आया था, क्या आया था? दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलोर। क्वेश्चन ये पूछा था विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड जिस पे दिल्ली लोकेटेड है। ठीक है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, सीध में कौन सी सिटी आएगी दिल्ली के, ये पूछा था। ठीक है, तो दिल्ली के सीध में ऐसे करके बेंगलोर पड़ता है नीचे, नागपुर थोड़ा सा इधर आएगा क्योंकि देखो महाराष्ट्र ऐसा है ना, ऐसे करके, उसमें नागपुर इधर आता है एकदम विदर्भ वाले रीजन में, है ना। ठीक बात है, मुंबई इधर, नागपुर इधर, तो नागपुर भी तुक्का बच सकता था। हैदराबाद तो बहुत दूर है, हाँ बेंगलोर भी हो सकता था, तो इसका आंसर बेंगलोर था। ये चीज़ पूछी थी। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इक्वेटर से दिल्ली कितनी, तो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल सवाल है, बहुत ज़्यादा। इसके आने की अगर आप कहीं आया है तो मुझे बताना कल, मेरे हिसाब से तो नहीं आया है। ठीक है, अगर आया है तो मुझे बता देना। केएस में तो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो नहीं पूछता ऐसा सवाल, और यूपीएससी में भी नहीं आता है। अब मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ में क्या आता है। देखो ये चीज़ आ सकती है। अब ये किसका सवाल हो गया? ये एक टाइप से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का सवाल हो गया, है ना। आपने कल लॉन्गिट्यूड पढ़ा ना, उस हिसाब से आपने एक इन्होंने सवाल पूछा कि भाई देखो दिल्ली यहाँ पर है तो उसकी सीध में कौन सा हो सकता है, या ऐसे कभी पूछ लें अगली बारी की गुजरात की सीध में यहाँ पे कोई बड़ी सिटी है, जैसे कोटा यहाँ पे है राजस्थान का, या फिर मानो गांधीनगर अहमदाबाद, उसकी सीध में कुछ और पूछ ले कि यहाँ पे कोई और बड़ी सिटी आती हो, वैसा कुछ पूछ ले। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो कि कोई बड़ी कैपिटल सिटी टाइप, है ना, जैसे दिल्ली और बैंगलोर एक बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी है ना, है ना। अब ये नहीं कि कोई छोटी सी सिटी उठा ली तो उसको आप किसी भी सिटी के साथ जोड़ ले। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कोलकाता है तो उसके हिसाब में अगर कुछ और यहाँ पर पड़ता हो तो वैसा कुछ पूछ ले। एमपी की कोई सिटी बीच में पड़ती हो तो वैसा कुछ, है ना। चांस क्या है कि ये पैटर्न हुआ कि हाँ ऐसे कोई सवाल यूपीएससी ने पूछा है तो पूछ सकती है फिर से, है ना। ठीक है, ठीक है। फिर जैसे आप बोल रहे थे कि क्या गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में से होती है ना, ये सब वैसा ज्योग्राफी में तो नहीं, वैसा ज्योग्राफी में तो नहीं। इन्वायरमेंट में एक सवाल आया था, कब? इन्वायरमेंट में एक सवाल आया था 2020 के यूपीएससी में। 2020 के यूपीएससी में क्या आया था? एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, सुना आपने कभी? एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, और ये पूछा था कि बताओ कि ऐसा लिखा था इट पासिस थ्रू 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ठीक है, ऐसा पूछा था। तो आप देखो अब उस एक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि इसमें ऐसा पूछ लिया है कि इट पासिस थ्रू 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो आप हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को आप नहीं पढ़ने बैठ सकते कि भाई इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आती है, कितने, है ना। कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उसका। आप मान के चलो हाँ ये थोड़ा ट्रिवियल सवाल था, और उसमें अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं भी पता था ना, जैसे हमने कल जब 2022 इस साल का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, हमने देखा बहुत सारे सवाल में हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि हमें पता हो ये वाली इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर आपको नहीं भी पता थी ना ये इन्फॉर्मेशन, तो भी बाकी 2 जो स्टेटमेंट थी उससे आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ ये सोच के कि ये वाली उसमें ये ऑप्शन में ये लिखा था, तो अब इम्पॉसिबल है, आप सब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नहीं ट्रैक कर सकते कि कहाँ पर है। ठीक है, फिर एक और जैसे सवाल आया था, वो भी इन्वायरमेंट का था। क्या सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा इंडिया में? सुंदरबन। अच्छा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा इंडिया में? हेमिस नेशनल पार्क, है ना, है। अच्छा, आपने कभी ये वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है? नागार्जुन, कहाँ पर है ये?
तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है। एक्चुअल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में था, तो एक टाइप से बड़ा टाइगर रिजर्व था, ठीक है। बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, तो भी एक्चुअल में स्टेट अलग हुई है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी भी उसका एरिया उतना ही है, ठीक है। तो उसको ट्रिकी सवाल बनाने के लिए उन्होंने आपसे ये सोचना चाहा कि अगर बच्चे ये सोचेंगे कि यार एक टाइम पे ये पहले सबसे बड़ा होता था टाइगर रिजर्व, अब क्योंकि ये टूट गया है तो अब ये छोटा हो गया होगा, नहीं हुआ था, ठीक है। बाउंड्री उसकी उतनी रखी थी। जैसे साउथ में यहाँ पे नीलगिरी के आसपास आप देखोगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, नेशनल पार्क भी है ना, है कि नहीं है, पर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग तीनों स्टेट के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तीनों में है ना, बात समझ आ रही है। तो उस हिसाब से बस वो एक ट्रिकी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपको ये पता है ना कि स्टेट टूटने से इसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी इतना उससे ज़्यादा आप पढ़ो उसके कोई। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सर जो रिवर माही है सर, माही सर वो कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार। 2 बार। हाँ ठीक है, वो एक बार ही पूछा गया है तो वो ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो ध्यान में रखो बस, ठीक है। कहाँ से फ्लो होती है माही? मध्य प्रदेश पक्का? सर मध्य प्रदेश को गुजरात जाती है तो उसमें ओवर कर सकती है। ठीक है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अभी रिवर कौन सी कहाँ पे कट करती है वो आपको सब आ जाएगी, जब हम रिवर में पहुंचेंगे ना, जब रिवर में पहुंचेंगे तब सब बता दूंगा कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, कितनी ट्रिब्यूटरी है, कितना किसका सवाल आता है, कैसा सवाल आता है, सब पता चल जाएगा। अभी के लिए आपको जितना होमवर्क दिया था कि आप बस ये लिख कर लाना, उतना आपने लिख लिया, ठीक है। कल कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने क्या चीज़ देखी थी? कल हमने देखा लैटीट्यूड क्या है, कल हमने देखा लैटीट्यूड, कल हमने देखा लॉन्गिट्यूड। फिर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखने के बाद हमने देखा इंटरनेशनल डेट लाइन देखी, फिर हमने देखा ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, फिर हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मीन टाइम, है ना, फिर हमने देखा ये चाय बगान टाइम ये क्या है, फिर हमने देखा कि अलग अलग टाइम जोन्स में कैसे डिवाइडेड है वर्ल्ड और किसके टाइम जोन सबसे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। और क्या देखा था कि ये डे लाइट सेविंग, तो ये क्या चीज़ है ना, डे लाइट सेविंग, है ना। और क्या देखा था? सीजन। हमने देखा कि अर्थ क्योंकि स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने की वजह से अर्थ फ्लैट नहीं है, वो एक्चुअल में स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने की वजह से क्या हुआ था? उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कहीं पे एरिया हीट डेफिसिट है और कहीं पे सरप्लस, हाँ है ना। स्फेरिकल होने की वजह से हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन बने थे, है ना। फिर हमने और क्या पढ़ा, एक स्टेप आगे हमने देखा कि स्फेरिकल तो है लेकिन वो एक एंगल पे टिल्टेड भी है ना। तो उससे क्या पता चला? उससे आपको पता चला कि हाँ कभी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है सन की तरफ होगा, कभी सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ होगा, और उस हिसाब से एक जगह विंटर एक जगह समर्स होंगी, है ना। इतना पढ़ा। फिर हमने और उससे आगे बढ़े कि ये तो स्फेरिकल भी है, टिल्टेड भी है और इलिप्टिकल पाथ में घूम भी रहा है ना। उससे क्या पता चला कि 2 जगह आएंगी जहाँ पे इक्विनॉक्स होगा और 2 जगह आएंगी जहाँ पे समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमने कल तक पढ़ी थी, ठीक है। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप किसी के पास, आपके पास एनसीईआरटी है? कोई एनसीईआरटी लेकर आया है? कोई एनसीईआरटी लाया? एक बारी आप सर से पूछो, सर के पास एनसीईआरटी है क्या? 11th क्लास की, 11th क्लास की एनसीईआरटी है? आप सबके पास ये वाली एनसीईआरटी है? खरीद लिया आपने? जो भी है, पीडीएफ हो, जो मर्जी हो। देखो पहला चैप्टर है, उसका नाम क्या है? इंडिया लोकेशन, ठीक है। इस चैप्टर में, इसके लिए आपको कोई और बुक नहीं चाहिए। ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। आप बोलो सर ये एनसीईआरटी, इसमें तो कुछ नहीं होता है, हम तो कोई भारी भरकम दवाई दो हमें कोई, तभी हमारे मार्क्स आएंगे, है ना। नहीं चाहिए आपको भारी भरकम दवाई, है ना। क्या हो जाता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सुना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। दवाई असर करना बंद कर देती है, सही बात है। तो अगर आप सीधा जाओगे कि हम छलांग मारेंगे, बड़ी किताब
उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। पहला चैप्टर नाम है इंडिया, उसकी लोकेशन। इंडिया की लोकेशन में क्या लिखा है भाई? इंडिया का इतना नॉटिकल माइल एरिया है और ये सारी चीज़ें नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ो, आपके केएस वेएस में काम आ सकती है। ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं दिया इसमें से, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये लिखा है भाई यहाँ इंडिया ऊपर नीचे कश्मीर टू कन्याकुमारी है, फिर यहाँ जैसलमेर से राजस्थान से मणिपुर तक है, फिर इतना डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड का इतना डिस्टेंस है, एरिया इतना है ना, पढ़ सकते हो आप, है ना। इसमें तो कोई चीज़ नहीं है ना पढ़ाने वाली, पढ़ लोगे ना? ठीक है, पढ़ लोगे तो सेकंड चीज़ देखो। सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में क्या बोल रहा है? कह रहे कि इंडिया में हिमालय है, फिर पेनिनसुलर माउंटेन है, गंगा ब्रह्मपुत्रा है, प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, पढ़ेंगे। फिर बता रहा है ड्रेनेज सिस्टम, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बता रहा है क्लाइमेट, कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्या इंडियन ज्योग्राफी की किताब है क्या? ये आपको पढ़ना ही नहीं है अभी कुछ भी, ये नहीं पढ़ना है आपको। कोई और किताब है इसका, कोई और पार्ट है? सेकंड पार्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, मतलब कौन से टॉपिक हैं? ये आपको तब उठानी है जिस दिन हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस दिन इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे उस दिन उठानी है। क्या है उसमें है? वही वाली, वो वाली बुक है आपके पास? एक बार सर से पूछ के आओ जरा, सर के पास है बुक? हाँ, एक बार आप वो वाली बुक लेकर आओ ताकि आपको समझ तो आए आपको घर पे क्या पढ़ना है ना। कौन सी होगी? ये वाली छोड़ के कोई भी होगी जो भी, ठीक है ना। आपको घर पे जाके, यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखते नहीं हो ना, यहाँ पे मैं लिखवाता नहीं हूँ, तो आपको घर पे जाके रीड कहाँ से करना है? वो वाली बुक से जो, हाँ लेकिन फिर आप बोलोगे कि हाँ बस वही वाला पढ़ना है हमने आज। ठीक है, हाँ वो थ्योरी व्यूरी आप पढ़ो, नहीं है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। सेकंड बुक का क्या है? फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर क्या है? हाँ चलो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, करो बुक बंद, घर जाओ और ये वाली बुक, कौन सा पार्ट है ये? 11th का सेकंड पार्ट, 11th क्लास का सेकंड पार्ट। घर जाके 11th क्लास का सेकंड पार्ट खोल लेना। ठीक है, 11th क्लास का सेकंड पार्ट। ठीक है, वो आपको आता होगा तभी आप इंडियन ज्योग्राफी समझ पाओगे, है ना? सही बात है, वो लाइन वाइज है ना। तो क्या देखेंगे सबसे पहले आज हम देखते हैं ये ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, और उसके बाद देखते हैं ये इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया है भाई? ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये थ्योरी है, वो थ्योरी है। ठीक है, काम की कोई थ्योरी है नहीं, आपको क्या पता होनी चाहिए? एक काम की थ्योरी है जिसको क्या बोलते हैं? नेबुलर थ्योरी, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। ठीक है, आपको क्या पता होनी चाहिए? एक नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? देखो भाई, ओरिजिन ऑफ अर्थ पहला स्टेप है, वो आपको पता होगा तभी आप इंटीरियर में जा सकते हो, है ना? ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए अर्थ कैसे बनी होगी, फिर उसका आप इंटीरियर में जाके देखोगे कि अर्थ ऐसी होगी। क्या बोला गया कि पहले एक नेबुला था। नेबुला क्या है? एक टाइप का क्लाउड है। ये नेबुलर क्लाउड है, ये नेबुला एक टाइप का क्लाउड है। किससे बना हुआ है भाई? बना है हाइड्रोजन और हीलियम, बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है ना। अगर आपसे कोई पूछे आपका सन किससे बना हुआ है तो आप क्या बोलोगे? आपका अगर कोई पूछे कि सन किस चीज़ से बना है, क्या बोलोगे? आपसे कोई पूछे कि आपके सन में न्यूक्लियर फिशन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है तो क्या बोलोगे? फ्यूजन हो रहा है। क्या होता है फ्यूजन? सर फ्यूजन में क्या होता है ना सर, जैसे एक न्यूक्लियाई बड़ा हो रहा होता है सर, उसकी रिएक्शन हो रही है बवाल की वजह से। कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन में उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन एक होगा तो न्यूक्लियस स्मॉल ब्रेकडाउन होगा, नो सर, जुड़ जाएंगे, है ना? Yes, sir. फ्यूज हो जाएंगे, है ना? यस सर, ठीक है, फिशन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, है ना? यस सर। ठीक है, आप बोलोगे ये नेबुला था, एक क्लाउड था, हाइड्रोजन हीलियम
से बना हुआ था, वो कर रहा था रोटेट ऐसे ऐसे करके, बहुत ज़ोर से ऐसे करके रोटेट कर रहा था स्पेस में, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या हुआ होगा कि उसमें से कोई रिंग अलग से निकल गई होगी, लेकिन वो अभी भी रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप बोलोगे ये ऐसे ऐसे करके और रोटेट कर रहा है और रोटेट कर रहा है, फिर उसमें से रिंग निकली होगी ऐसे ऐसे करके, ऐसी फोटो बनी होगी आपकी कुछ एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर वो क्या बोलेगा कि ये ऐसे करके रोटेट करेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसे करके रिंग्स बन जाएंगी और उस रिंग्स के अंदर आपके प्लैनेट जो है वो धीरे धीरे करके, अभी ये बहुत गर्म है ना, धीरे धीरे करके जब इसका ये ठंडा होगा, मतलब धीरे धीरे करके एक साइकिल के बाद एक जगह आएगी जहाँ पर इसमें बहुत सारी रिंग्स पड़ जाएंगी और बीच में इसके प्लैनेट्स बनेंगे। ये सिर्फ थ्योरी है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, सिर्फ क्या है, एक थ्योरी है, जो आपकी बिग बैंग थ्योरी होती है। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? बिग बैंग थ्योरी सर कि एक छोटे से मास से सारा यूनिवर्स बना है, एक छोटे से मास से सारा यूनिवर्स बना है ना, कि एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ से आपके ये सारे प्लैनेट निकले, ठीक है। आप क्या बोलोगे? नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास बोल रहा है कि एक नेबुला टाइप का क्लाउड था, वो गोल गोल चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगाते लगाते उसमें से एक रिंग अलग होगी और वो रिंग से आपके ये सारे 9 प्लैनेट बने हैं। आप क्या 9 प्लैनेट बोलोगे, ठीक है, वो 8 वो प्लूटो भी मान के चलो, है ना, 9 प्लैनेट बन गए आपके, ठीक है, बन गए। आप देखो ये चीज़ आपको पता हो नहीं पता हो, आपको एक्चुअल में क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए भाई? किसी चीज़ को अगर आप ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहे हो, है ना, अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे करके बहुत तेज घूम रही है तो उसमें होगा क्या भाई? भारी चीज़ जो होगी वो उसके सेंटर में आ जाएगी और हल्की चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती है ना। बात समझ आई? जैसे पानी के अंदर आप कुछ डालो और जैसे पत्थर और एक कंकर और रेत दोनों मिला के डाल दो, ऐसे ही उसमें एग्जांपल दिया है ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा? इफ़ यू पुट सैंड एंड ग्रेवल इन अ ग्लास और इफ़ यू रोटेट इट, swirl इट, ठीक है, विद अ स्पून, तो एक्चुअल में क्या होगा? जो ग्रेवल होगा वो एकदम सेंटर में आ जाएगा क्योंकि वो भारी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, वो आ जाएगा साइड में, मतलब सेंटर में जल्दी बैठ जाएगा। और सैंड के पार्टिकल अभी भी यहाँ घूमते रहेंगे, है ना। फिर उसमें से जो बहुत भारी सैंड होगी वो भी एक टाइम के बाद बैठ जाएगी और कुछ होगी जो हवा में ही रोटेट करेगी। बात समझ आई? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डेंसर चीज़ें जो हैं वो घुमाने पे सेंटर में आ जाती हैं। ठीक बात है, सही बात है ना। बस यही तो आपको क्या समझना है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है वो भी धीरे धीरे करके घूम रही होगी और उसके अंदर भी ये जो किसी मटेरियल से बना है तो वो मटेरियल एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम हुआ होगा, सॉलिडिफाई हुआ होगा, है ना। जैसे क्या, मानो आपका अंडा होता है, एग होता है, एग होता है। एग को आप बॉईल करते हो तो क्या होता है? अगर अच्छे से बॉईल हो जाए तो आपका अंदर वाला रीजन भी सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या? एल्ब्यूमिन, अंदर वाला नहीं, योक येलो वाला। मानो आप उसको थोड़ा अच्छे से बॉईल नहीं करो, फिर आप क्या देखोगे, जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो तो बॉईल हो जाता है, अंदर वाला थोड़ा सा सेमी लिक्विड जैसा रह जाता है ना। मतलब एक रेजिडुअल एनर्जी ऑफ हीट रहती है, अंदर हमेशा टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा, बाहर से वो आपको दिखेगा कि ठंडा हो गया। ठीक है, कि बाहर वाली चीज़ जल्दी, सरफेस जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और सॉलिडिफाई हो जाती है, लेकिन अंदर जो है वो लिक्विड जैसा कुछ रह जाता है ना। बात समझ आई? क्या हो गया, नींद आ गई? फिर ठीक है, तो फिर अर्थ में क्या हुआ होगा वो ये बताना चाह रहे हैं कि अर्थ में भी ऐसा ही हुआ होगा। अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स बनी होंगी, अलग अलग लेयर्स बनी होंगी और उस हिसाब से अर्थ के जो एकदम सेंटर वाली जगह होगी वहाँ पे जो सबसे डेंसर मटेरियल होगा वो जाके अर्थ के कोर में, मतलब आप बोलो इस चीज़ को कोर, ठीक है, वो अर्थ के कोर में जाके इकट्ठा हो गया होगा। और जो कोई लाइटर मटेरियल होंगे वो इधर क्रस्ट पे रह गए होंगे और उससे थोड़े जो हैवी होंगे वो इधर जाके मेंटल, मतलब डेंसिटी वाइज आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो एकदम लाइट होंगे वो क्रस्ट पे रह गए होंगे और एकदम जो हैवी वाले मटेरियल है वो आपके कोर में जाके सॉलिडिफाई हो गया होगा। ठीक बात है? ठीक है, यहाँ तक कुछ मुश्किल? कुछ भी नहीं, एकदम आसान। फिर वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं जैसे जैसे करके आप अर्थ के कोर की तरफ आओगे, जैसे जैसे करके आप अर्थ के कोर की तरफ आओगे
तो एक तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, दूसरा डेंसिटी तो होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। अब एक चीज़ क्या सोची गई, एक चीज़ ये सोची गई कि हमें पता लगाना है कि हमारे अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है, एक सेकेंड, हेलो जी, ठीक है। तो क्या पता चला, क्या बता रहा था मैं, कि अगर आप ऊपर से अंदर की तरफ जाओगे, अगर आप खोदो, मतलब आप बोलो कि मेरे को डग करना है अर्थ को, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा और प्रेशर भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर हमें ये पता लगाना है कि भाई अर्थ के इंटीरियर में ये जिस चीज से बना हुआ है, इसमें ये किस चीज से बना होगा। तो अब सीधे तो आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो, आप देख सकते हो कि आप इसको खोदो, आप खोदो तो आप देखो कि इसके नीचे कौन से रॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, उसको मैं कंपेयर करूंगा कि भाई मून पे जो रॉक्स मिलते हैं या फिर किसी और प्लेनेट पे जो रॉक्स मिलते हैं, या अर्थ के ऊपर कोई एस्ट्रॉइड गिरता है या कोई मीटियोर गिरता है, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करके देखूंगा कि भाई हमारे अर्थ के अंदर जो मटेरियल मिल रहा है और वो जो बाहर से मटेरियल आ रहा है, एस्ट्रॉइड, मीटियोर जो भी हमारे यहाँ गिर रहा है, या किसी मून पे किसी सरफेस पे जो मटेरियल है, ठीक है, उससे मैं इसको मिलाऊंगा। उससे मैं अगर इसको मिलाऊं फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ अगर मिल गए तो हमारा अर्थ भी जो है एक टाइम पे उन्हीं सी मटेरियल से बना है, इसका मतलब ये सारे एक ही सिस्टम का पार्ट हुआ करते होंगे एक टाइम पे। ठीक बात है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक टाइप से आपने पता लगाए तुक्काबाजी करके कि आप ऐसे करोगे, लेकिन आप देखो आप अगर इसको खोदना चालू करो कितना कितना, तो आप बहुत ज़्यादा भी अगर अर्थ को खोदो तो एक हद से ज़्यादा फिर आप नीचे नहीं पहुंच पाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक आ जाएगी, है ना। अगर आप कोई चीज़ खोदते हो, जैसे अगर आप सोचो आपको पानी चाहिए, पानी पीने वाला पानी, उसको भी आप खोदते हो तो आप अभी आप क्रस्ट में ही, बहुत अपर क्रस्ट में ही रह जाते हो, है ना, ठीक बात है। आप तो क्रस्ट ही खोदते हो तो आपको ग्राउंड वाटर मिल जाता है ना। अभी क्रस्ट के बाद मेंटल, फिर कोर और ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जाकर फिर ये आप समझोगे कि ये आप क्रस्ट के नीचे ही, थोड़ी नीचे ही बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो एक हद से ज़्यादा आप उसको खोद भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा कि अफ्रीका, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, लिखा होगा अफ्रीका में बहुत सारी माइंस है, गोल्ड की माइंस है, वहाँ तक इंसान पहुँच पाया है ना, ऐसे करके लिखा है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, ऐसा करके आपके उस पर लिखा होगा कि भाई एक हद तक आप माइन भी अगर खोदोगे तो उससे आप एक डेप्थ से ज़्यादा नहीं पहुंच सकते। तो इस वाले मेथड से तो आपको नहीं पता चल सकता कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर नहीं जान सकते आप ऐसे, तो आप क्या करोगे, आप कोई दूसरा मेथड अपनाओगे। उस दूसरे मेथड का मतलब क्या है, उस दूसरे मेथड में क्या है भाई, ये सेस्मिक वेव्स। ठीक है, कौन सा मेथड, सेस्मिक वेव्स वाला मेथड। ठीक है, आप देखो ये सेस्मिक वेव्स में होगा क्या, आपके सेस्मिक वेव से आपको क्या पता चलेगा कि भाई पहले आप देखो ये सेस्मिक वेव, तो ये दो टाइप की वेव्स होंगी। ठीक है, एक होगी सरफेस वेव, एक क्या होगी, एक होगी बॉडी वेव्स। ठीक है, पढ़ा है आपने सरफेस वेव और बॉडी वेव्स, पढ़ा है। ये सरफेस वेव्स, तो इसके आगे कोई डिस्टिंक्शन होती है, कौन सी, कौन सी, और बॉडी वेव्स, ठीक है, हमारे काम की कौन सी है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव।
आप पकड़ो कि हमारे काम का क्या है भाई, ये पी वेव और एस वेव, ये चीज़ हमारे काम की है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, और इसकी मदद से हमें पता करना है कि भाई अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ठीक है भाई, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी उसको ध्यान से पढ़ो, क्यों काम कहाँ पर आएगी, प्रीलिम्स में कोई सवाल नहीं आएगा भाई, मेंस में आपके सवाल आता है यहाँ से। ठीक है, आपका जो केएस है, केएस का आप GS1 का हिस्सा में ज्योग्राफी आती है, केएस के मेंस के पेपर के GS1 वाले हिस्से में ज्योग्राफी आती है कि नहीं आती है? ठीक है, आती है। आप अगर ज्योग्राफी के ऑप्शनल का पेपर भी देखोगे ना, ज्योग्राफी के ऑप्शनल का पेपर, आप इस साल का ज्योग्राफी का ऑप्शनल का पेपर देखना, ठीक है, केएस का, कब देखना, अभी मत देखना, आप देखना जब हम पूरा कोर्स कर लेंगे जीएस का। ठीक है, ठीक है, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नॉर्मल जीएस की क्लास से पढ़कर नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी सवाल आते हैं ऑप्शनल के पेपर में भी, जबकि ऑप्शनल के पेपर में मुश्किल सवाल आने चाहिए, क्यों, इट डिमांड्स कि आपको ऑप्शनल आता है ना, पर उसमें कुछ नहीं, एकदम थ्योरी वाले ये और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो, इधर बस एकदम आसान आसान सवाल, कोरल रीफ, नॉर्मल सवाल। ठीक है, तो आप देखो क्या किया जाएगा भाई, आपको पता होना चाहिए पी वेव और एस वेव तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, पी वेव और एस वेव इनकी क्या प्रॉपर्टी है, आपकी बुक बोलती है कि भाई प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूड, आप अच्छा ठीक है, आप भी बताओ प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं या लैटिट्यूडनल, और एस वेव ट्रांसवर्स। ठीक है, तो वो लिक्विड से क्रॉस नहीं करेगी। करेगी और प्राइमरी वेव करेगी। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। कैरेक्टरिस्टिक हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये कि हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी वेव भाई अगर इसको हम पास करवाएं, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, तीन मीडियम से, ये 3 मीडियम है ना, कौन से भाई, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो आपकी प्राइमरी वेव तीनों से पास हो जाएगी, किससे, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी। लेकिन क्या होगा, इसकी सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ठीक है, स्पीड, ठीक है, क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी में कि भाई सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड, लिक्विड में सब उससे थोड़ी कम, और फिर गैस में सबसे कम। और ये एस वेव के बारे में क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी भाई, बोलती है ये तो सिर्फ सॉलिड से पास होती होगी, मतलब ये लिक्विड से पास नहीं होती और ये गैस से भी पास नहीं होती। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये तो सिर्फ सॉलिड से पास होती है, ओनली पासिस थ्रू सॉलिड। तो हमें समझ आ गया कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए तो भाई अब आप इसको अर्थ की क्रस्ट पे लगाओ और फिर इसको अंदर भेजो। ठीक है, इन वेव्स को अंदर भेजो अर्थ के, और आप समझो कि ये जहाँ जहाँ से पास होंगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है या फिर गैस है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। आप क्या करो, आप ये अर्थ है, ये मानो अर्थ का क्रस्ट या आपकी मेंटल, आप इसको ऐसे रखो। ठीक है, मानो ये एस वेव है, ठीक है, मानो ये एस वेव है, पहले क्या हमने करवाई, एस वेव, ऐसी आपकी डायग्राम बनी होगी। ठीक है, एस वेव अभी यहाँ से तो पास होगी, यहाँ तक ऐसे अंदर आएगी, अंदर आएगी, अंदर आएगी, आएगी। ठीक है, ठीक है, आप देखो यहाँ एक डेप्थ तक ये अंदर आएगी, लेकिन उसके बाद फिर ये ऐसे बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके दिखाया होगा, और यहाँ तो पूरा खाली है ये जगह, है ना, ये एरिया पूरा खाली है। ठीक है आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी तो वहाँ से अभी आप लाए हो लैपटॉप, लाए हो ना, अभी लगाएंगे, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगी क्या इस फोटो में बताना चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि एस वेव को अगर हमने अर्थ में इंसर्ट किया तो एक डेप्थ के बाद वो अंदर तक तो गई, उसके बाद आपने यहाँ से अगर आपने देखा तो आपको कुछ नहीं दिखा कि इस एंड तक तो कोई भी एस वेव पहुँच नहीं रही है। ठीक है, और वो सारी की सारी वेव एक डेप्थ के बाद आके सारी की सारी डिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई अर्थ की कुछ रीजन तक तो वो सॉलिड है और उसके बाद सॉलिड नहीं है। अब लिक्विड है या गैस है आपको नहीं पता, लेकिन सॉलिड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है ना। अगर लिक्विड या गैस होता तो अगर इसके आगे भी सॉलिड होता तो ये आगे तक जाती है ना, और अगर यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी इसका मतलब सॉलिड नहीं है, लिक्विड या गैस है। ठीक है, तो एस वेव से हमें इतना पता चला। फिर हम क्या करिए, हमने क्या किया, हमने सेम उसमें ही हमने पी वेव डाली। ठीक है,
हमने डाली प्राइमरी वेव, हमने प्राइमरी वेव डाली और हमने देखा यहाँ पे तो कुछ तो ये डिफ्लेक्ट करके दिखाएगी आपको। क्यों भाई, क्रस्ट में भी तो डेंसिटी ऊपर नीचे होगी ना, डेंसिटी जैसी चेंज होगी उसी हिसाब, अभी इसमें डेंसिटी चेंज है तभी तो ये सॉलिड में ज़्यादा तेज भाग रही है और लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम, डेंसिटी की वजह से, है ना। तो अर्थ की क्रस्ट में भी तो डेंसिटी अलग अलग टाइप की होगी ना, होगी ना। कहीं पे लूज सॉइल होगी भाई वहाँ पे, और कहीं पे हार्ड रॉक होगा, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी भाई। यहाँ पे कुछ तो डेविएशन दिखाएगी, अंदर भी जाएगी, यहाँ पे भी कुछ डेविएशन दिखाएगी, फिर अंदर आएगी, फिर एकदम अंदर भी आ जाएगी, और फिर यहाँ से सारी की सारी बाहर निकलेंगी। ठीक है, सारी की सारी बाहर निकलेंगी। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने प्राइमरी वेव को अर्थ के अंदर डाला। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई प्राइमरी वेव वही सेकेंडरी वेव की तरह एक डेप्थ तक तो जाती है, ठीक है, एक डेप्थ तक तो गई एक स्पीड से, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पीड में होगी वेरिएशन, स्पीड में होगी वेरिएशन। क्या स्पीड में वेरिएशन हुई भाई, उसकी स्पीड कम हो गई, कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। कैसे भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मतलब सॉलिड में उसकी जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उस हिसाब से उसकी स्पीड कम हो गई। तो आप ये मानोगे कि हाँ, अंदर जो है अब वो चीज़ सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड चीज़ है, ठीक है, कोई लिक्विड चीज़ है। ये यहाँ वाली जो चीज़ है इसको मैं मान रहा हूँ कि ये लिक्विड चीज़ है, ये वाली चीज़ है लिक्विड, या फिर आप बोलो सेमी मोल्टन, है ना। और ये अर्थ का क्या है, आउटर कोर, है ना, ये अर्थ का है आउटर कोर। फिर ये आउटर कोर से निकल के जब ये बीच वाले में आ रही है फिर से, तो फिर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब जितनी इसकी स्पीड आउटर कोर में थी उससे ज़्यादा फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। कब, जब ये आई इनर कोर में, जब ये आई इनर कोर में, कहाँ से, आउटर कोर से निकल के आई इनर कोर में, तो फिर इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई, स्पीड फिर इंक्रीज होगी। तो आपको क्या पता चला कि भाई बाहर लिक्विड था, उसके हिसाब से अब अंदर वापस फिर से सॉलिड बन गया, ठीक है। इसका मतलब अर्थ का जो इनर कोर है वो है सॉलिड, और अर्थ का जो आउटर कोर है वो है सेमी मोल्टन, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि भाई अर्थ के बाहर है क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल, मेंटल के नीचे है क्रस्ट, लेकिन क्रस्ट कोर, और कोर जो है वो दो हिस्सों में टूटा है, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। इनर कोर जो है आपका सॉलिड है, आउटर कोर जो है आपका सेमी मोल्टन मटेरियल का है। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट नहीं है ना। तो इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आउटर कोर से होंगी। हाँ, आपसे अगर कोई पूछे, आपसे अगर कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि भाई अर्थ के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, कैसे, तो जो हेल्प करती है, नहीं हेल्प करती वो नहीं पूछा मैंने, बोला होती कैसे, है ना। जैसे ये आपका नॉर्थ है ना, ये आपका साउथ है, तो एक ये आपका क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, है ना, है ना। फिर एक आपका क्या है, एक आपका है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आपने कभी मैप में देखा है कि कहाँ पर होता है? सर ये 11 डिग्री पे शायद। आप कंट्री, आपको पता है कहाँ पर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का कहाँ पर है, आपने देखा है कभी, देखा है? मैप लाए हो, मैप लाए हो तो जहाँ पे कनाडा और अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट दिया होगा ना, मतलब जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स दिया होगा उसके ऊपर कनाडा होगा, ठीक है। और कनाडा के ऊपर आप देखो आपके मैप में कहीं पे एम करके लिखा होगा, या एम या एन जो भी लिखा होगा, देखो एक बार लिखा है, देख लो ना, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट आएगा ना किसी पेज पे, अमेरिका का कॉन्टिनेंट। कहाँ है आप सबके मैप? भाई मैप निकालने में दिक्कत हो रही है क्या? बैग में मैप है तो
मैप है तो मैप निकालो, एक बार चेक करो है। क्या लिखा है, समझ आ गया ना? आप उसको मार्क कर लो ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पर है। सर नाम क्या है? नाम क्या है मतलब? यही है आपके पास भी, यही है। ये लिखा हुआ है एन, ये यहाँ पे लिखा है एन। ठीक है, दिख गया? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, आपसे कोई पूछे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अर्थ के तो सेंटर में बहुत सारा आयरन है उसकी वजह से, है ना? वो वाला नहीं, क्या बोलोगे आप? सर बट वो भी तो एक रीजन है कि मूवमेंट कर रही है आप, तो जो सेमी मोल्टन फॉर्म में आयरन है जो वो मूव करेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? सर जब मूवमेंट कर रहा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। एक एक बंदा करके बोलो। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? 12वीं की है ना आप सबने? साइंस से की है? साइंस से की है 12वीं, या किसी और सब्जेक्ट से की है? साइंस से की है ना? मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? जब मूवमेंट कर सर जो मैग्नेट जो ये लेते हैं ना, लेकिन उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो तब मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो, अगर मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो चार्ज हो जाएगा। तो वो चार्ज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना? होगी। आप देखो, आपका जो मोल्टन वाला जो आयरन है ना, आपका जो मोल्टन वाला आयरन है ना, क्योंकि वो मोल्टन है इसीलिए उसमें ये वाला चार्ज प्रोड्यूस होता है जब उसको घुमाते हैं। ठीक है, वो मोल्टन वाले में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपको ध्यान में वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं रखनी है कि अर्थ के सेंटर में आयरन है उसकी वजह से, नहीं, आपको बोलना है कि अर्थ का जो आउटर कोर है उसमें लिक्विड टाइप का सेमी मोल्टन टाइप का आयरन है, और उसमें जब उसको घुमाते हैं इसकी वजह से वहाँ पे मतलब ये चार्ज डेवलप होता है और उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसे आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है आंसर में। ठीक है, अगर आपको कभी आ जाए लिखने के लिए तब ऐसे लिखना है। ठीक है, बात समझ आ गई? आपने मार्क भी कर लिया कहाँ पर है, यहाँ तक समझ आ गई? तो देखो, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इंटीरियर में तो भाई ये चीज़ है कि अर्थ का जो बाहर उसके क्रस्ट, अर्थ के बाहर क्रस्ट, यहाँ पे ऐसे बना, अर्थ के बाहर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर ये आउटर कोर, और फिर इनर कोर सॉलिड, है ना? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। आप नेक्स्ट चीज़ देखो, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो रॉक साइकिल। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए तो रॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा भाई। आपके एनसीईआरटी में अलग से पूरा चैप्टर दिया है रॉक साइकिल के ऊपर। ठीक है, घर जाओ आराम से पढ़ो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए रॉक साइकिल के बारे में। भाई 3 टाइप के रॉक होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के रॉक। एक टाइप का रॉक इग्नियस रॉक, है ना? ठीक है, एक चीज़ का रॉक जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और एक रॉक जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा आप देखो, अभी इसके बाद एक साइंटिस्ट आएगा जो आपको एक कॉन्सेप्ट देगा। वो क्या आपको कॉन्सेप्ट देगा? जो आपके एनसीईआरटी में
ओल्ड एनसीईआरटी में दिया होता है क्या, वो सीमा और सियाल वाला, ठीक है, एक सीमा और एक सियाल, सीमा और सियाल का कॉन्सेप्ट। अब देखो रॉक साइकिल में एक्चुअल में क्या होगा, रॉक साइकिल में आपकी रॉक बनेगी कहाँ से, आपकी रॉक कहाँ से बनेगी भाई, अर्थ के अंदर से कुछ मोल्टन लावा कुछ निकलेगा, वो अर्थ के सरफेस पे आके सॉलिडिफाई होगा तो आपको ऊपर रॉक की तरह दिखेगा, ठीक बात है ना। जैसे अर्थ भी उस टाइम अगर एक गर्म थी तो बहुत सारी चीज़ें मोल्टन मटेरियल में थी, ठीक है, अब धीरे धीरे करके ठंडी हुई तो वो सारी सॉलिडिफाई हुई तो आपको बाहर दिखी कि भाई बाहर से ठंडा हो गया और सॉलिड बन गया, है ना। वैसे ही अर्थ के अगर अंदर से इंटीरियर से, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर कोई लावा, ठीक है, इरप्ट हुआ और वो बाहर आ गया, ठीक है, क्या चीज़ लावा, और बाहर आके वो हो गया सॉलिडिफाई, तो आप क्या बोलोगे भाई ये हो गया सॉलिडिफाई तो बन गई रॉक, और ये रॉक जो बनेगी वो क्या होगी, इग्नियस रॉक, है ना, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होता है डेफिनेशन क्या है भाई, रॉक साइकिल की पहली चीज़ ये है कि आपकी जो नई रॉक बनती है वो कहाँ से बनती है, ड्यू टू वॉल्केनिज्म, है ना, वॉल्केनिज्म से अंदर से मोल्टन मटेरियल आता है, और वो अलग अलग टाइप पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के वॉल्केनो होंगे, है ना। तो जिस टाइप का अंदर से मटेरियल बाहर आया है उस टाइप से वो उसका सॉलिडिफाई हुआ है, उस टाइप से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस जगह पे अर्थ के नीचे कौन सा मिनरल है ना, उसी हिसाब से ऊपर वो वाला रॉक बना होगा ना, ठीक बात है। फिर वही रॉक जो है आगे चल के उस रॉक के ऊपर ये आप बोलो प्लांट और ये एनिमल, उसके मरे हुए स्पीशी वो दब जाएं और फिर वो रॉक नीचे चली जाए, ठीक है। किस में आप बोलोगे कि सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई ये वाली रॉक, ये पहली फेज वाली रॉक के ऊपर आपके प्लांट्स और एनिमल के फॉसिल, और फिर वो ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड हीट नीचे चली जाए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों के बाद, ठीक है, उसका फेज चेंज हो जाए फ्रॉम इग्नियस टू सेडिमेंट्री, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई अब ये जो नई टाइप की रॉक बनी है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन वो कैसे बनी है, उसके अंदर ये फॉसिल्स हैं किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, है ना। ऐसा आपने पढ़ा होगा भाई, स्कूल में भी पढ़ा है ये तो, है ना, स्कूल में भी पढ़ा है ना। फिर आपने क्या पढ़ा होगा भाई, एक टाइप की रॉक होती है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। इसमें क्या होता था, मेटामॉर्फस रॉक लास्ट स्टेज होता है रॉक साइकिल का, है ना। क्या होता है उसमें, सर इसमें वैल्यूइंग प्रेशर भी जो भी चेंजेस होंगे, मतलब कुछ एक वर्ड से नहीं बताओ ना, मतलब 2-3 लाइन बोलो ना। वेदरिंग क्या होती है, ऐसा हो सकता है आपकी कोई सेडिमेंट्री रॉक हो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, होता है ना, यही तो रॉक साइकिल बता रहा हूँ ना आपको। मानो ये वाली अब जो रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक बन चुकी है, उसके ऊपर भी और ज़्यादा इंटेंस प्रेशर और हीट लग जाए, है ना, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, है ना, और एक टाइम के बाद वो जाके क्या बन जाए, मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर अब वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, तो क्या पता अंदर जाके क्रस्ट के अंदर मेंटल में जाके फिर से मेल्ट हो जाए, फिर ऐसा उठ के आ जाए और किसी और जगह पे इग्नियस रॉक की तरह निकले, हो सकती है ना, हो सकती है ना। तो नॉर्मल सी ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ो, और अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आपको कोई डाउट लगेगा तो मुझसे पूछना। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी इग्नियस रॉक का मुझे नाम बताओ, कि आपने कोई इग्नियस रॉक सुनी हो कि ये इग्नियस रॉक होती है, कुछ नाम पता है आपको, क्या, बसाल्ट रॉक होती है, बसाल्टिक रॉक, है ना। बेसाल्ट खुद में रॉक नहीं है, वो मतलब वो उससे बनने वाली रॉक के अंदर बेसाल्ट है ना। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इग्नियस टाइप की रॉक किसी का नाम, मतलब आप समझ रहे हो। आप बता रहे हो कि बेसाल्ट तो अंदर से निकला है उसके, यार बेसाल्टिक रॉक बन गई वो तो मैं अलग अलग नाम लूँगा तो वो सारे ही बेसाल्टिक रॉक हुए। जैसे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
जैसे अगर मैं बोलूँ कोई मैंगो ड्रिंक, तो भाई फ्रूटी होगी, स्लाइस होगी, सारी मैंगो ड्रिंक है ना। तो आप ऐसे बता रहे हो बेसाल्ट, बेसाल्ट तो है, उसके अंदर नाम पूछ रहा हूँ क्या, कुछ कुछ ऐसा। ग्रेनाइट, बिल्कुल करेक्ट है ना। ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है ना। है, आपने सुना है कभी ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है? दो टाइप होती है भाई, एक होता है ग्रेनाइट, एक होता है मार्बल, है ना। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, आम डेली यूज में आपने कोई रॉक देखी हो, उसमें से ऐसा पूछ रहा था, ठीक है ना। आपने क्या देखा घर पे ग्रेनाइट लगा है, कुछ लगा है, तो वो क्या है, एक टाइप की इग्नियस रॉक। एक आपने देखा होगा घर पे लगा होता है जैसे मार्बल, है ना। मार्बल क्या होता है? मार्बल सेडिमेंट्री होता है, मार्बल सेडिमेंट्री होता है या मेटामॉर्फिक रॉक होना चाहिए? बताओ। सर मेटामॉर्फिक होगा। पक्का पक्का भाई, सेडिमेंट्री कैसे हो सकता है यार? सेडिमेंट्री कौन से रॉक होते होंगे जिसमें फॉसिल होता है ना। ऐसे तो कल को मेरे घर पे चूल्हा खत्म हो जाए तो मैं मार्बल को जलाऊंगा, उसमें से आग निकलने लग जाएगी, है ना। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री तो क्या, वो कोल वगैरह है ना। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी हुई? कोल वगैरह, है ना, जिसमें से एनर्जी निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर तो ये एक टाइप से एनिमल के फॉसिल वगैरह दबे हुए हैं, तो वो इनकी एनर्जी, रेजिड्यू एनर्जी वो उसके अंदर मिल गई है, उससे वो रॉक आपकी जलती है। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ रॉक्स के नाम लिखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो आपको याद रहने चाहिए 2-4 के नाम कि कौन सी इग्नियस है, कौन सी मेटामॉर्फिक है, कौन सी सेडिमेंट्री है। ठीक है, एक आध के नाम आपको लिखने हैं, वो आप लिख लो। मेरे पास है भी नहीं, आपके एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी भी नहीं लाए हो, चलो वो छोड़ो, ये आप घर जाओ और मुझे कल लिख के बताना, ठीक है। आप मेरे को बताना ये लाइमस्टोन वगैरह ये कैसे इग्नियस है या फिर मेटामॉर्फिक है या फिर सेडिमेंट्री है ना। ठीक है, मतलब अगर लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है तो उस पर प्रेशर लगता है, तो उसका मेटामॉर्फिक वाला वर्जन क्या होता है, बात समझ रहे हो। ऐसा आपका एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी पे, ठीक है, उस टेबल को करना याद और मुझे कल बता देना, ठीक है। ठीक है, बना आपकी एनसीईआरटी पे, ठीक है। ये चीज़ आप कल घर से करके आना। अभी आप क्या करो, आप लिखो कि मेटल्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ के क्रस्ट और इंटीरियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये सीमा और सियाल क्या है, ठीक है। आप लिखो कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, कॉम्पोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ, कॉम्पोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। पहला उसमें लिखो अर्थ एज अ होल, अर्थ एज अ होल, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अर्थ एज अ होल, अर्थ एज अ होल में सबसे ज्यादा क्या है, आयरन, ठीक है। आयरन हाईएस्ट, आयरन Fe हाईएस्ट, आयरन Fe हाईएस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखो ऑक्सीजन O2, सेकंड नंबर पे लिखो ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे लिखो सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे लिखो सिलिकॉन। फोर्थ नंबर पे लिखो मैग्नीशियम, फोर्थ नंबर पे लिखो मैग्नीशियम। फिफ्थ पे लिखो सल्फर, फिर लिखो निकल, फिर लिखो कैल्शियम और लास्ट में लिखो एल्यूमिनियम, ठीक है। लास्ट में क्या लिखो, एल्यूमिनियम। फिर लिखो अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट, उसमें लिखो ऑक्सीजन हाईएस्ट। ये क्या है, ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपके किस में आ सकती है, एमसीक्यू में, ठीक है। लिखो ऑक्सीजन हाईएस्ट। सेकंड लिखो सिलिकॉन, अर्थ के क्रस्ट में सिलिकॉन दूसरे नंबर पे, जबकि एज ए होल तीसरे नंबर पे, ठीक है। ठीक है, उसके नीचे लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जितना भी है कहाँ पर है, क्रस्ट में, है ना, एल्यूमिनियम। फिर लिखो आयरन, फिर लिखो कैल्शियम, फिर लिखो मैग्नीशियम, फिर लिखो सोडियम, सोडियम और फिर लिखो पोटेशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, ठीक है। ठीक है,
समझ आ गया अभी तक जितना बताया? आप देखो एक बीच में कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं सीमा और सियाल, ठीक है? सीमा और सियाल, सीमा और सियाल का क्या मतलब है भाई? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है? तो ऐसा बोला गया कि ये सिलिकॉन है और ये है मैग्नीशियम। और यहाँ पे है सिलिकॉन, ठीक है? तो ऐसा बोला एक कॉन्सेप्ट में, आपको यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ नहीं करना है कहीं पे, आपको पता होना चाहिए क्या कि एक कॉन्सेप्ट में ऐसा बोला गया कि क्या सीमा आपका जो है वो सियाल के ऊपर करता है फ्लोट, सीमा आपके सियाल के ऊपर करता है फ्लोट। आपका जो नीचे का हिस्सा है अर्थ का वो है डेंसर मटेरियल से बना हुआ, कि एल्यूमिनियम ज़्यादा डेंसर होता है तो वो नीचे है, एल्यूमिनियम नीचे है, और उसमें है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सियाल, और सीमा है ऊपर जिसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम, कि सीमा सियाल के ऊपर करता है फ्लोट, और वैसे बना है आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है? ठीक है, ठीक बात है, सीमा और सियाल। आप देखो इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल के आपकी जो अभी हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे, कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना? उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट का किया गया इस्तेमाल, ठीक है? किसमें? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया भाई ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, फिर हमने देखा अर्थ कूल डाउन हुई होगी, तो हमने देखा भाई उसके इंटीरियर में, हम देखेंगे उसके इंटीरियर में क्या चीज़ होती है, हम देखेंगे उसके इंटीरियर में क्या चीज़ होती है। हमने देखा उसके इंटीरियर में जानने के लिए कि हम देखते हैं कि उसको कुछ देर तक खोदते हैं और वहाँ से जो रॉक मिलेगी उसको हम मिलाएंगे और देखेंगे कि बाकी प्लेनेट पे या फिर मून पे या फिर जो एस्ट्रॉइड मीटियोर यहाँ पे गिर रहा है उसके साथ उसको मिलाएंगे, देखेंगे कि सेम है या अलग है, ठीक है? हमने देखा कि वहाँ से भी कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने क्या देखा? हमें वेव्स लेकर आनी पड़ेंगी जिससे हमें पता चले कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो हम क्या लेकर आए? प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव को डाल के देखा अंदर, नहीं पहले सेकेंडरी वेव को अंदर डाल के देखा, तो आपको पता है सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से जाती है, तो वो एक हद तक नीचे गई और उस एक लेंथ के बाद वो नीचे नहीं जा पाई, ठीक है? तो आपको पता चला कि एक लेंथ तक, एक डेप्थ तक तो अर्थ जो है आपका वो सॉलिड है, लेकिन उसके बाद नहीं है। फिर और जानने के लिए आपने क्या किया? आपने पी वेव को लेकर आए। पी वेव को जब आपने डाला तो आपको पता चला एक हद तक वो सॉलिड थी, फिर उसकी स्पीड में डिक्रीज हुआ क्योंकि उसके बाद वो लिक्विड था, और फिर से उसकी स्पीड इंक्रीज हुई क्योंकि वो था सॉलिड, ठीक है? इससे क्या पता चला कि बाहर से अर्थ सॉलिड है, अंदर उसके इनर में उसके आउटर जो कोर है वो लिक्विड है, और इनर कोर जो है उसका वो सॉलिड है, ठीक है? यहाँ तक आपको सब समझ आ गया। अभी हमने 3 थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? 3 थ्योरी जो आपके काम की है। कौन कौन सी? पहली थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सारी की सारी थ्योरी आपको एकदम याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी, क्योंकि आपके केएस के मेंस में सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल है उनका, ठीक है? केएस के मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारे काम की आज जो सच है वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना? लेकिन जैसे केमिस्ट्री की क्लास में
आपको क्या पढ़ाते थे? डाल्टन एटॉमिक मॉडल, है ना। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक प्लम पुडिंग मॉडल, कुछ होता था ना ऐसा, है ना। फिर थॉमसन मॉडल, फिर लास्ट में जाके भाई कुछ एक लास्ट वाला मॉडल आ गया, रदरफोर्ड मॉडल, है ना। तो वैसे ही हमें अब यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई एक्चुअल में क्या पहले सोचते थे और उसके बाद क्या हुआ होगा, है ना। क्योंकि जब ये भी सोचा होगा तो अपने टाइम के हिसाब से तो भाई ये भी बहुत बड़ी थ्योरी होगी, है ना। वो तो एवोल्यूशन के बाद आज हमें पता चला कि ऐसा होता है ना। अपने टाइम के हिसाब से तो भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। ठीक है, आप देखो सबसे पहले रोडिनिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। रोडिनिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बात नहीं की इसने। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने है? एल्फ्रेड वेजनर, है ना। इसने नहीं बात की ये रोडिनिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट की, लेकिन इसने किसकी बात की? इसने बात की पेंजिया की, है ना। और एक ओशन की बात की जिसका नाम था पेंथलासा, है ना। पेंजिया और पेंथलासा, सुपर कॉन्टिनेंट सुपर ओशन, है ना। सुपर वाटर नहीं, सुपर ओशन, ठीक है, सुपर ओशन, है ना। इससे भी पहले भी एक चीज होती थी जिसको क्या बोलते थे? रोडिनिया। रोडिनिया पहले था, सबसे पहले। अगर आप कोई पूछे एकदम स्टार्ट कहाँ से हुआ तो आप बोलोगे सबसे पहले एक रोडिनिया लैंडमास था, वो टूटा था, ठीक है। और टूटने के बाद जब वापस से बना था तब आपका ये पेंजिया बना था, ठीक है। तो आप ऐसे जाओगे। लेकिन इस थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहाँ से स्टार्ट किया है? पेंजिया और पेंथलासा से। उसको नहीं पता था ये रोडिनिया कुछ है, लेकिन हम आज ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है कि चीज़ें पहले एक साथ होती हैं, फिर टूटती हैं, फिर से जुड़ती हैं, ऐसा करके होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ, इसने एक थ्योरी दी कि पेंजिया और पेंथलासा, पेंजिया था और पेंथलासा था, ठीक है। और पेंजिया जो है आपका वो टूटा, ठीक है, ब्रोक डाउन। किस किस में? ठीक है, इसने क्या थ्योरी दी भाई? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या हुआ है, नाम में क्या लिखा है उसके? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब कॉन्टिनेंट अपनी जगह से ड्रिफ्ट हुए हैं और ऐसी कोई थ्योरी है। मतलब जैसे आपको आज दिख रहे हैं वैसे नहीं थे वो, एक टाइम पे एक पूरा लैंड मास था। मतलब ये अगर अर्थ है तो यहाँ पे ये पूरा एक टाइप से बड़ा लैंड मास था जिसको उसने पेंजिया बोला, और ये यहाँ पे सारी वाटर बॉडी है जिसको उसने पेंथलासा बोला, है ना। ठीक है, तो वो कह रहे कि जो आज आपको दिख रहे हैं वो वैसे नहीं है भाई, वो ऐसे थे एक टाइम पे, उसमें से टूटे और क्या बना? लॉरेशिया, और क्या बना? गोंडवाना लैंड। और फिर ये भी आपस में टूटे हैं और ये आज आपको दिख रहे हैं जैसे आज की कंट्रीज आपको दिखती हैं, ठीक है। ऐसा बोला गया, ठीक है। ऐसा बोलने के लिए उसने 4 ऑब्जर्वेशंस दी। क्या? 4 ऑब्जर्वेशंस उसकी थी कि मेरे पास ये बोलने के ये एविडेंस हैं कि मैं अपने ऑब्जर्वेशन मैंने की है और इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्या क्या होंगे वो? नहीं, पहला क्या है? ठीक है, पहला क्या है? जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कि जो कॉन्टिनेंट है वो आपस में इनकी कोस्ट लाइन जो है वो ऐसे मैच करती है कि आपस में एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल किसके लिया? फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक बात है, आप देख भी सकते हो, दिख रहा है आपको मैप में, ठीक है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसने बोला ये तो जिग्सॉ फिट, मतलब एक टाइम पे एक साथ हुए होंगे, बाद में ये टूटे होंगे, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या दी?
सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या दी? फॉसिल। देखो भाई सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या दी? एज ऑफ रॉक्स। एज ऑफ रॉक्स मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है कि मानो कि ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका आइसलैंड, यहाँ पे आपका यूरोप, यहाँ पे आपका अफ्रीका, यहाँ पे आपका एशिया, ऐसे ऐसा करके कुछ। ठीक है, मोटा मोटा समझ आ रहा है ना? ठीक है, समझ आ रहा है। इसका ये कहने का मतलब है कि एज ऑफ रॉक्स मतलब कुछ माउंटेन और उनके जब रॉक की एज को स्टडी किया गया तो ये पता चला गया, ये उसको पता चला कि भाई यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है उसकी जो रॉक की एज है और जिस मटेरियल से वो बनी है वो एकदम सेम टू सेम है जो दूसरे कॉन्टिनेंट की माउंटेन की रॉक की एज है, और उसमें से जो मिनरल निकल रहा है वो एकदम सेम है और उनकी एज भी सेम है। मतलब वो एक ही टाइम पे कभी बनी है और सेम मटेरियल से बनी है। बात समझ आई? तो इसको आप क्या बोलोगे? एज ऑफ रॉक से उसने बोला कि ऐसा होता है। जैसे उसने क्या दिया, ये तो मैं बोल रहा हूँ। उसने क्या बोला? उसने बोला फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये आपका अमेरिका है तो उसमें यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं और एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है जो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है उसको बोलते हैं रॉकीज, है ना? और यहाँ पर जो आपकी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है उसको क्या बोलते हैं? एल्प्स नहीं, अपलाशियन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, है ना? अपलाशियन माउंटेन्स आप अपने मैप में भी देख सकते हो। आप एटलस खोलो और आप खोलो एक बार ये एटलस खोलोगे तभी तो पता चलेगा ना। देखो जरा अपलाशियन माउंटेन का है। अभी अपलाशियन माउंटेन को हमें पूरे ज्योग्राफी के कोर्स में इतनी बार देखना है कि आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आपको कोई बोले अपलाशियन माउंटेन, आपके दिमाग में आना चाहिए कहाँ पर है। ठीक है, दिख रही है आपको अपलाशियन माउंटेन? नहीं दिखी? कैसे नहीं दिखी? खोलोगे तो अमेरिका तभी दिखेगा ना भाई। उसके इंडेक्स में लिखा है ना अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका लिखा होगा, अमेरिकन कॉन्टिनेंट नहीं लिखा होगा, नॉर्थ अमेरिका लिखा होगा। नॉर्थ अमेरिका खोलो, नॉर्थ अमेरिका की इस जगह ढूंढो, अपलाशियन माउंटेन है। दिखी अपलाशियन माउंटेन? भाई उसमें नहीं दिखेगी, इसमें दिखेगी, इस वाले में, फिजिकल में दिखती है। पॉलिटिकल का है ये, फिजिकल नहीं है भाई। ये फिजिकल है ना, रॉकीज है ना इसमें, और उस साइड अपलाशियन माउंटेन होंगी। देखो आप भाई इसी मैप में है, इसी मैप में है। हाँ तो रॉकीज इस साइड है ना, उस साइड होगी अपलाशियन। भाई यहाँ पे देखो ना, इस जगह पे रॉकीज दिख रहा है ना आपको, ये इस जगह पे रॉकीज, ये यहाँ पर अपलाशियन है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार ही आपने मैप खरीदा है और खोला है, आपको ढूंढना नहीं आती ये चीजें। क्या सही बात है, क्या पहली बार खोला है सर। आप ढूंढो भाई, अपलाशियन माउंटेन लिखा है वहां पर, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना आपको? दिख गया ना? वहां पर लिखा होगा अपलाशियन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। फिर आप देखो यहाँ पर आपका है स्कैंडिनेविया, है ना? स्कैंडिनेविया पता है ना कहाँ पर होता है? यहाँ पर होगा आइसलैंड, और जब आप ग्लोब को ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, वहां पे आपकी एक ग्रुप ऑफ माउंटेन होंगी जिसको बोलते हैं जोलन माउंटेन्स। दिखे आपको अपलाशियन माउंटेन? अब दिख गई? खुश क्यों हो इतना? कुछ नहीं हुआ इसमें, अब इतना खुश क्या हो रहे हो? दिख गई? बहुत बड़ी बहादुरी थोड़ी है भाई। मैप सामने रखा है, उसमें ढूंढ लिया आपने, तो उसमें क्या इतनी खुशी है? आप देखो यहाँ पे स्कैंडिनेविया जहां पर है ना, जहां पर स्कैंडिनेविया होगा, एक मैप मुझे दो, एक एटलस मुझे दो, मैं कल लेकर आऊंगा अपना वाला। ठीक है, ये वाला मैप खोलो, पेज नंबर 76। सबके पास यही वाला है? पेज नंबर 76 खोलो। 76 में लिखा है यूरोप। यूरोप का
फिजिकल वाला, ठीक है, बात समझ आती है भाई। जो ऐसे वाला होता है उसको बोलते हैं फिजिकल, जो ऐसे वाला है उसको बोलते हैं फिजिकल, ये वाला जो है वो पॉलिटिकल, है ना, ठीक बात है। तो आपको कहाँ पर देखना है जब भी कोई बताए, यहाँ पर, ठीक है, इधर पे देखना है। ये तब क्या, ये तो मैं आपको बता दूंगा जब कुछ काम की चीज आएगी तब बताऊंगा, अभी इतनी बड़ी चीज आई नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको ये वाला मैप तब तक नहीं देखना है जब तक मैं आपको कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं बता रहा हूँ या फिर वैसी कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको यहीं पर देखना है। आप देखो ये वाले में ऐसे पकड़ो इसको और यहाँ पर आओ, इस जगह पे, इस वाले एरिया में आओ, इस वाले एरिया में आओ, देखो अपना मैप। अब नॉर्वे नहीं दिखेगा ना इनको, कहाँ पर है, जहाँ पर स्कैंडिनेविया लिखा है वहाँ पे देखो, ये लिखा है स्कैंडिनेवियन माउंटेन और ऊपर लिखा हुआ है जोलन माउंटेन्स, KJOLEN, ये लिखा है मैंने, जोलन माउंटेन दिख रहा है, जोलन माउंटेन दिख रहा है, उसको करो मार्क। किसे करोगे मार्क? पेंसिल से थोड़ी करना है, हाइलाइटर लेकर आना कल, ठीक है, ऐसे तो भूल जाओगे। आपको पेंसिल से आपको कहाँ दिखेगा इसमें पेंसिल कहाँ पर लगाई है, ठीक है, पेंसिल थोड़ी दिखेगी आपको यहाँ पर, ये लो, ठीक है, दिख गया जोलन माउंटेन। तो आपको ध्यान में क्या रखना है भाई, उसने बोला कि एग्जाम्पल क्या दी कि यहाँ पे अपलाशियन ग्रुप ऑफ माउंटेन और ये जोलन माउंटेन, मतलब ये आपस में कभी ऐसे सब एक साथ होगी, तो इसकी रॉक की एज और ये जोलन माउंटेन, अपलाशियन माउंटेन्स, जोला नहीं है, जोलन है, हाँ, जोलन माउंटेन्स है ना, जोलन माउंटेन्स और अपलाशियन माउंटेन्स, ठीक है। दो चीजें हो गई क्या भाई, एक तो जिग्सॉ फिट है, दूसरा क्या है, एज ऑफ द रॉक्स, तीसरा क्या बोला उसने, तीसरा फॉसिल वाली बात की है ना। क्या बोलता है फॉसिल्स के बारे में, क्या सेम फॉसिल, आप अपनी लैंग्वेज में मत बोलो कि भाई मैं वो ये बोलता, अपनी लैंग्वेज में मत बोलो कि वो ये बोलता है, वो नहीं बोलता ये, उसने जो बोला वो बताओ। सर वो एक वो जी से बना मूवी सब कुछ बताया था उन्होंने, एक वो पेड़ था आपका नहीं याद था उसका मिला, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। कौन सा पेड़? सर कुछ वेजिटेशन के प्रूफ मिले थे सर, वो जी से कुछ, जी से कुछ, देखो उन्होंने क्या चीज़ बोली फॉसिल के बारे में, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने रेप्टाइल का एग्जाम्पल लिया, क्या रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल लिया। जैसे हम इसको और इलेबोरेट करके समझेंगे, वो ये बोलना चाह रहा है जैसे मानो हमारा गोंडवाना लैंड है ना, जैसे हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री है भाई, ये गोंडवाना लैंड में इंडिया है ना, ऑस्ट्रेलिया भी एक टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट था, अफ्रीका भी एक टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना, यहीं से अलग हुए ना। फिर ये एंटार्क्टिका वगैरह भी, ये भी सब गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, एंटार्क्टिका भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आप देखो जब ये टूटा होगा ना, तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक झटका मारा तो सारे बिखर गए, ऐसा नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे करके टूटा होगा। मानो ये टूटा होगा तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले इसमें से अलग हुआ है, बात समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया इसमें से सबसे पहले अलग हुआ है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, जैसे कंगारू है ना, ठीक बात है ना, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। एक वो वाला बियर होता है जो उसको छाती पे सब लेके घूमते हैं, देखा है आपने? अरे ऑस्ट्रेलिया में जब आग लग गई थी तो वो बियर को बचा रहे थे ना, एक बियर भाई आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले, पता है? नहीं पता? कैसे नहीं पता है यार, कैसी बात कर रहे हो यार आप, ऐसी बात करते हो कि भाई आप क्या सीरियल देखते हो क्या, फिर कुछ तो देखते होगे ना, न्यूज़ खोलोगे तो आएगा भाई कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, 2 साल से पहले लगी थी, भयंकर, नहीं पता आपको? कब लगी थी? दिसंबर के महीने में लगी थी, जब यहाँ दिसंबर था, कोरोना के टाइम नहीं, हाँ कोरोना के टाइम जब पहला वाला कोरोना था 2019, दिसंबर 2019 के टाइम पे, है ना, क्या ठीक बात है? अरे यार वो छोटे वाले बियर होते हैं, इतने इतने ऐसे पंजे होते हैं उसके, ठीक है, नहीं वो स्लॉथ बियर नहीं, अरे भाई समझ जाना, ठीक है, ये तो ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, छोड़ो गोली मारो। वो क्या कहना चाह रहा है भाई, कुछ टाइप के रेप्टाइल हैं जो आपको अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, इंडिया में मिल रहे हैं, फिर साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, सारी जगह मिल रहे हैं, है ना, ठीक है, उसके फॉसिल आपको यहाँ हर कॉन्टिनेंट पे मिल रहे हैं। तो अब वो रेप्टाइल इतने बड़े नहीं हैं कि वो समुंदर को क्रॉस करके इस कॉन्टिनेंट से उठ के इस कॉन्टिनेंट पे आए हों जहाँ पर आज हैं वो,
इससे ये पता चलता है कि वो एक जगह पे एक टाइम पे एक साथ पे होंगे ये सारे कॉन्टिनेंट, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, ठीक है, जो उसने बोला है वो लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेजनर फिर अपनी थ्योरी, वो नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेजनर वो ये बोल रहा है भाई ये रेप्टाइल एक टाइम पे एक साथ थे, क्योंकि इसके फॉसिल जो मिले हैं वो मिला है कि भाई इस कॉन्टिनेंट पे मिल रहा है, इस कॉन्टिनेंट पे रेप्टाइल के फॉसिल्स जो मिले हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट पे मिले हैं सेम रेप्टाइल के फॉसिल, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दीज रेप्टाइल्स टू स्विम अक्रॉस दिस पैसिफिक या अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक टाइम पे एक साथ होंगे। बात समझ आ गई? चौथी चीज़, मतलब ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़, चौथी क्या बोली होगी उसने? चौथी क्या? ऐसे तो आप अभी इतना गा गा के हर चीज़ में मेरे से पहले आगे दौड़ रहे हो सर, ये अब बताओ चौथी चीज़ क्या है, बताओ जल्दी बताओ। आप चौथी चीज़ क्या बोली उसने? तीन कैसे पढ़ी आपने? बोली तो चार है, मैंने चार लिखे यहाँ पे, चार ऑब्जर्वेशन। चौथी चीज़ उसने क्या बोली? लैंड फॉर्म्स। चौथी चीज़ क्या बोली? लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म क्या चीज़ होती है भाई? लैंड फॉर्म होती है कि आपकी विंड या फिर आपकी रिवर या फिर आपका ग्लेशियल, इनसे इनकी फोर्स से बनने की वजह से अर्थ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं उस चीज़ को आप बोलते हो लैंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह अगर आपकी नदी चल रही है, वाटर फ्लोइंग वाटर, रिवर अगर कहीं पे चल रहा है तो वहाँ पे आपका कैसा लैंड फॉर्म होगा? आप देखो, अगर पहाड़ में कहीं पे अलग अलग टाइप होगी ना, रिवर भी अगर पहाड़ पे होगी तो अलग टाइप का लैंड फॉर्म बनाएगी, अगर प्लेन पे होगी तो अलग टाइप का लैंड फॉर्म बनाएगी, है ना? तो मतलब क्या है, अगर रिवर, आपके दिमाग में क्या इमेजिन होगा, अगर रिवर पहाड़ में चलती है तो क्या होता है भाई, यहाँ पे खाई होती है बीच में, जिसके बीच में से रिवर जा रही होती है, वो एक टाइप का लैंड फॉर्म बनाती है वो, है ना? जिसको आप जॉर्ज बोलते हो, है ना? उसी को बोलते हो जॉर्ज, जिसका हमने पढ़ा था कल परसों, कैनियन वैनियन, है ना? वो सब एक टाइप का जॉर्ज ही होता है, जॉर्ज का हिस्सा, है ना? आप पढ़ोगे कि वो बनिहाल में यहाँ पे गाड़ी गिर गई जॉर्ज में, डीप जॉर्ज, है ना? आता रहता है ना न्यूज़ में। इसका मतलब रिवर अगर माउंटेन पे होगी तो उस पर्टिकुलर टाइप का लैंड फॉर्म बनाएगी। अगर ग्लेशियर होगा, अगर ग्लेशियर है वो जहाँ पर होगा तो उसके बहने से, जैसे क्या, जैसे एवलांच आ जाता है ना, तो ग्लेशियर की वजह से अलग से उसके हिसाब से बनने वाले लैंड फॉर्म होंगे। विंड की वजह से बनने वाले लैंड फॉर्म अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे विंड जो लैंड फॉर्म बनाएगी वो रिवर नहीं बना सकती। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग लैंड फॉर्म बनाते हैं। उसका ये कहने का मतलब है कि मेरे को क्या मिला है, मेरे को एविडेंस मिले हैं ऑफ ग्लेशियल लैंड फॉर्म। ग्लेशियल लैंड फॉर्म के मेरे को मिले एविडेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो अंटार्कटिका के साथ जुड़े हुए थे, तो इंडिया का कुछ हिस्सा, ये अफ्रीका का कुछ हिस्सा, साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा जो अंटार्कटिका के साथ जुड़ा होगा, और ग्लेशियल से बनने वाले लैंड फॉर्म जो अंटार्कटिका पे दिखते हैं उसके कुछ वैसे ही मिलते जुलते लैंड फॉर्म हमें इन तीनों कॉन्टिनेंट पर भी कहीं कहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये एक टाइप पे एक साथ होंगे। बात समझ आई? बात समझ आ रही है ना? लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, बात समझ आई? ग्लेशियल लैंड फॉर्म का मतलब ग्लेशियल से बनने वाले जो लैंड फॉर्म होंगे, उसके बहने से बनने वाले लैंड फॉर्म, उसकी वजह से बनने वाले लैंड फॉर्म, उसको बोलेंगे ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी बहुत दूर, वो अभी बहुत दूर जाके पढ़ना है। ठीक है, फोटो दिखाऊंगा, ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं बोलता रहूँगा ये, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? मैं बोलूँगा रिवराइन लैंड फॉर्म ये होता है ना, जैसे गली होती है, या फिर आप बोलो, आपने वो देखा है क्या, चंबल का एरिया, है ना, जिसको आप बोलते हो ड्राई लैंड। चंबल का एरिया देखा आपने कभी? बोलो नो सर, क्यों नहीं देखा? फोटो में देखा होगा कभी, मूवी देखी होगी कभी, पान सिंह तोमर देखी होगी कभी, भाई कोई भी देखी होगी मूवी, आपने सुना होगा ना, चंबल ऐसा होता है, उसमें छोटी छोटी ऐसे पहाड़ियाँ होती है ना। ड्राई लैंड, बैड लैंड बोलते हैं उसको, है ना? एक टाइम पे वहाँ पर पानी होता था, पानी नहीं है तो वो सूखा है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियों टाइप है उसमें, है ना? ठीक है, तो वो एक टाइप का लैंड फॉर्म है। पढ़ेंगे हम कैसे बना है, अभी यहाँ पे ही बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसने बोला कि ये 4 एविडेंस है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसके पास आंसर नहीं था। ठीक है, उसके पास आंसर था, क्या लिखती है आपकी एनसीईआरटी की, उसने क्या बोला? बताओ बताओ।
उससे पूछा गया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ड्राइविंग फोर्स बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना, ड्राइविंग फोर्स। तो क्या लिखा एनसीईआरटी में, क्या बोला उसने बोला कि भाई ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऐसा होता है। उसने ये बोला है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऐसा होता है। हमें पता है भाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून से चीज़ें हिलती हैं, लेकिन अर्थ पे क्या होता है भाई, टाइड्स आ जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, पानी को खींच देता है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन इतने बड़े लैंड मास को वो हटा दे बात पचती नहीं है ना। तो मतलब ये तो नहीं होगा। इसका मतलब वो ये ड्राइविंग फोर्स बताने में नाकाम हुआ कि एक्चुअल में ये हिल कैसे रही है। उसने ऑब्जर्वेशन दे दी कि ऐसा ऐसा होता है और सही भी है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स नहीं बता पा रहा है। फिर उसने क्या तुक्का मारा, उसने क्या बोला कि भाई ये सीमा और सियाल वाला कोई कॉन्सेप्ट जो देकर गया है उसी को मैं उठा लेता हूँ, है ना। उसने क्या बोला, ये सीमा है और नीचे उसके है सियाल। ठीक है, ये फोटो भी आपके उसमें बनी हुई है, शायद ओल्ड एनसीईआरटी में होती थी। ठीक है, उसने बोला कि सीमा है और सियाल है और आपके ओशन उस जगह पे बन जाते हैं जहाँ पे ये सीमा, दो सीमा के जो ब्लॉक होंगे वो दूर दूर होंगे, तो उसके बीच में अगर पानी अगर जगह घेर लेता है तो उस जगह पे आके ओशन आपके बन जाते हैं। तो ओशन ऐसे बनते होंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट के बारे में उसने बता दिया कि कॉन्टिनेंट ऐसे जुड़े हुए थे, एक बार वो साइड में चले गए। ठीक है, ऐसे तो उसने बता दिया ना, पेंथलासा था तो मतलब पानी तो था, उसने ये बोला। अब कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं पे सी बन रहे हैं, ये वो कैसे बन रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई वो कहीं दूर होते होंगे तो बीच की जगह पानी घेर लेता है, उस हिसाब से वहां पे ओशन बन जाता होगा, सी बन जाती होगी। ठीक है ना। फिर उससे क्या पूछा गया, भाई आप ये बताओ कि फिर अर्थक्वेक कैसे आते होंगे। उससे क्या पूछा गया, आप बताओ भाई अर्थक्वेक कैसे आते हैं, आप बताओ ये वॉल्केनो कैसे आते हैं, आप बताओ ये माउंटेन कैसे बनते हैं। हमारा अल्टीमेट काम है ये सब देखना कि ये कैसे हो रहा है ना। उससे पूछा गया अर्थक्वेक बताओ कैसे आते हैं। उसने बोला भाई ये सीमा सियाल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, कुछ फ्रिक्शन होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन प्लेट्स में कुछ फ्रिक्शन हो जाती है, उसकी वजह से ही अर्थक्वेक आता होगा। ठीक है, फिर पूछा गया कि भाई आप बताओ वॉल्केनो कैसे आता होगा। बोल रहा है वही फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से कोई चीज़ रप्चर हो जाती होगी, कोई चीज़ रप्चर हो जाती होगी और नीचे का मोल्टन मटेरियल जो है वो ऊपर आ जाता होगा, तो वहाँ पे वॉल्केनो बन जाता होगा, है ना। ठीक है, वो ऐसा कह रहा है कि ऐसा हो जाता होगा, उससे वॉल्केनो बन जाता होगा। ठीक है, फिर उससे बोला कि ठीक है वॉल्केनो ऐसे आता है, अब आप बताओ माउंटेन कैसे बनी है। उसने बोला सेम चीज़, जैसे ये वॉल्केनो अगर उठ के ऊपर आ रहा है, अगर ये पानी है यहाँ पर, है ना, मानो ये पानी है, वॉल्केनो निकल रहा है, पानी के नीचे से वॉल्केनो निकलता है भाई, क्यों नहीं निकलता, निकलता है ना। ओशन के फ्लोर में से पानी के नीचे से भी निकल सकता है ना, वॉल्केनो तो कहीं से भी निकल सकता है। फिर वो कह रहा है माउंटेन बताओ कैसे बनी। वो कह रहा है वही वॉल्केनो जब एक टाइम पे इतना ज़्यादा निकल जाए और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाए, बहुत ओवर द ईयर होते रहे तो आपको एक टाइम के बाद वो माउंटेन की तरह दिखने लग जाएगा, है ना। उसने ऐसा बोला। लेकिन भाई अगर उस हिसाब से आप देखो कि ऐसा ही हो तो आपके माउंटेन हमेशा कहाँ पर होंगे। आप अगर ऐसा ही होता होगा, अगर यही सच है तो आपके माउंटेन हमेशा कहाँ होने चाहिए, ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्री पे, है ना। अगर इसी थ्योरी से आपके माउंटेन बनते हैं तो आपके माउंटेन हमेशा कहाँ होने चाहिए, ओशन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री पे। ये ओशन है ना, ये कॉन्टिनेंट है ना, तो इसकी बाउंड्री पे ही इसका मतलब आपके सारे माउंटेन होने चाहिए, है ना। जैसे कि आप देखो, अपना मैप खोलो, आप मैप खोलो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में खोलो आप, एक माउंटेन होगी जिसको बोलते हैं एंडीज है। देखो जरा है, खोल के देखो साउथ अमेरिका खोलो, साउथ अमेरिका। आपके पास नहीं है मैप, कल लेकर आना, है ना। मैंने बोला था आपको पहले दिन ही मैप लेकर आना, मैप रोज काम पे आएगा। साउथ अमेरिका में आपको दिख रहा होगा एंडीज माउंटेन रेंज, दिख रही है ना भाई। वो एक टाइप की माउंटेन रेंज है जो ऐसे बन सकती है ना। क्योंकि भाई एक टाइप पे कॉन्टिनेंट है, इस साइड ओशन है, ऐसे बन सकती है, ये बन सकती है ऐसे, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय कैसे बने, है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि आल्प्स कैसे बने,
है ना। हिमालय आपको पता है कहाँ पर होते हैं, आप एक बारी आल्प्स देखो जरा कहाँ पर है, खोलो यूरोप का मैप। So boundary of फ्रांस में शायद Europe. नहीं फ्रांस में नहीं, बहुत सारी कंट्री में है ना। आप यूरोप का मैप खोलो और उधर देखो जरा आल्प्स कहाँ पर है, कहाँ पर है। यूरेशिया नहीं भाई, कंट्री मार्क करो ना, देखो कौन कौन सी कंट्री है। फ्रांस और स्पेन। आप इधर मेरे को नहीं बताओ, उधर मैप में देखो, स्विट्जरलैंड में भी इसका है, देखो फ्रांस में होगा, थोड़ा सा जर्मनी में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, थोड़ा बहुत इटली में भी कहीं टच होता है। एक बारी देखो जरा, होता है, देखो कहीं और भी होता है, देखो एक बारी यूरोप का मैप खोलो, यूरोप का मैप खोलो, यूरोप के मैप में देखो, ऑस्ट्रिया में भी है, देखो। अभी कहाँ कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे, जिस दिन माउंटेन पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड की सारी माउंटेन पढ़नी है। अभी बस आपको दिमाग में बिठा रहा हूँ। क्या भाई ये कह रहा है कि मोनाको से शुरू होता है वेस्टर्न साइड से और ऑस्ट्रिया में आते आते खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है ना। क्या मोनाको, मोनाको कहाँ पर है, सर ये दिखा रहा है यहाँ नीचे मोनाको। मोनाको कहाँ, मोनाको तो अफ्रीका में है। सर दिखा रहा है फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, जर्मनी में भी जाता So boundary line between Europe and Asia के बीच. कहाँ है भाई मोनाको, मुझे भी बताओ, मैंने नहीं देखा है। सर ये है उधर नहीं यार, इसमें क्या है, उसमें देखो ना मोनाको, अब किसी कंट्री के बीच में किसी जगह का नाम होगा, वो थोड़ी पता होगा मुझे। है। मोनाको कंट्री है छोटी सी, है? फ्रांस है ना, जो फ्रांस। कहाँ? फ्रांस और इटली जो अरे कौन सी ना, कंट्री है यार, ठीक है, देख लिया आपने, आज देख लिया आपने। तो इसके बंदे के कहने के हिसाब से कि भाई अगर ऐसा होता है तो आपके माउंटेन जो हैं वो वहाँ पर होने चाहिए जैसे आपके क्या बने हैं, इंडीज। लेकिन हमें अब क्वेश्चन आ गया कि हमें ढूंढना है कि ये आल्प्स कैसे बने होंगे और क्या बने होंगे, हिमालयस कैसे बने होंगे, क्योंकि वो तो नहीं बने हैं यहाँ पे। उसके लिए कोई और थ्योरी लानी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए कुछ और थ्योरी आनी चाहिए। वो थ्योरी जब आएगी उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सस्पिशन यहाँ पे क्लास ख़त्म। कल आप आओगे तो आपको क्या पढ़ाएंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। कल ही इस थ्योरी को आगे लेके जाएंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थोड़ी सी है थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी स्टार्ट भी करवा देते हैं आज ही। चलो टाइम है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझो। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए भाई, आप ये लिख के बता दो क्या है, लिख के बता दो ये थ्योरी क्या बोलती है, लिख सकते हो। एल्फ्रेड वेजनर क्या बोल रहा है, लिख सकते हो ना, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक चीज, ये आर्थर होम्स की है ना, क्या आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी है ना। ये चीज क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है भाई सीमा सियाल कुछ नहीं होता है, दो चीजें होती हैं। क्या भाई, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, है ना। एक्चुअल में काम कहाँ आएगी भाई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी ज़्यादा काम नहीं आएगी, आएगी आपके काम जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आनी है, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या भाई, लिथोस्फेयर एक्चुअल में होता क्या है भाई, क्रस्ट का कुछ हिस्सा और मेंटल का कुछ अपर वाला हिस्सा, दोनों को मिला के क्या बनता है, लिथोस्फेयर, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा बन गया आपका लिथोस्फेयर, और ये नीचे का जो मोल्टन, जहाँ से मेंटल और उससे नीचे वाला जो एरिया है वो सारा आपका क्या है, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो आपका जो लिथोस्फेयर है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर करता है फ्लोट, ठीक है। वो सीमा सियाल कुछ नहीं होता है, लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर पे करता है फ्लोट। अब ये आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी क्या बोलती है, ये बोल रही है ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्रस्ट है, मानो ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऐसे कन्वेक्शन सेल्स चल रहे हैं, है ना। जैसे कन्वेक्शन सेल का मतलब क्या हुआ, कन्वेक्शन सेल्स का मतलब क्या होगा भाई, जैसे आप पानी गर्म करते हो उसमें उबाल आता है ना, आता है, पानी में उबाल आता है तो नीचे की गर्म चीज़ जो है ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, ऐसे करके उबाल आता है ना। उसको आप क्या बोलते हो, नहीं, इवेपोरेशन कैसे, कन्वेक्शन बोलते हो ना उसको, इवेपोरेशन थोड़ी बोलते हो उसको। पानी ऊपर नीचे आता है वो थोड़ी इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन तो हो गया मतलब जो भाप बन गई उसके ऊपर उड़ गया, वो इवेपोरेशन है ना। तो ये तो कन्वेक्शन होता है। एक चीज़ और होती है जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, है ना। कंडक्शन क्या होता है, तो जब एक
फिर लिक्विड का मेटल नहीं, गैस का गलत, liquid हो मेटल थोड़ी, सर ये तो गैस का लिक्विड हो जाएगा। गैस का लिक्विड हो जाना वो कंडक्शन थोड़ी होता है, वो तो सब्लिमेशन होता है। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर वर्टिकल होगा ना तो कंडक्शन ऐसे होगा तो rotation। क्या कुछ भी फ्रॉड बोल रहे हो क्या? ऐसे होगा तो ऐसे होगा कि किसने बोला ऐसे होगा तो ऐसे होगा? दो बॉडीज होगी उसमें अलग अलग टेम्परेचर होगा तो हीट लॉस होगा जिसमें हायर। हाँ बस इतना है, मेटल भी नहीं बोलना है, बॉडी बोलना होता है ना। ऐसे थोड़ी नॉन मेटल में नहीं होगा क्या? होगा भाई नॉन मेटल में भी। क्या बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको रोका इसलिए क्योंकि आपने बोला मेटल, मेटल नहीं भैया बॉडी बोलना है आपको, क्योंकि मेटल नहीं, नॉन मेटल होगा तो भी होगा, किसी भी चीज़ में हो सकता है कंडक्शन तो, है ना। एक गर्म होगी और वो उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो उससे उसकी हीट ट्रांसफर हो जाए, उसको बोलते हो कंडक्शन, है ना। और कन्वेक्शन क्या है भाई? लिक्विड में होता है ना कन्वेक्शन। आप क्या चीज़ बोल रहे थे? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोल रहे थे आप? गैस से लिक्विड मतलब ट्रांसफर, ठीक है वो अब वाला ठीक है। ठीक है, तो कन्वेक्शन में ये चीज़ होती है। उन्होंने क्या बोला कि अर्थ के नीचे जो है मोल्टन मटेरियल है, वहाँ पे चलते हैं ऐसे कन्वेक्शन सेल। क्या ये ऐसे कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं नीचे, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी एक सेल चल रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी एक सेल चल रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी एक सेल चल रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला नीचे चल रहा है कन्वेक्शन सेल। कन्वेक्शन सेल की कुछ होगी राइजिंग लिम्ब, कुछ होंगी जो नीचे की तरफ आ रही होंगी। क्या? एक होगी असेंडिंग लिम्ब, एक होगी डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब। आप देखो ये जो चीज़, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कुछ गर्म मटेरियल लेके ऊपर की तरफ जा रही होगी, है ना। नीचे तो गर्म मटेरियल है ना, लिक्विड गर्म मोल्टन मटेरियल है ना भाई। ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी कि ऊपर की जो क्रस्ट है वो आपस से दूर चली जाएगी और ये मोल्टन मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता? होता है। कैसे होता है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा भाई? जैसे आप दूध रखा और दूध के ऊपर आपने प्लेट रख दी, है ना, और दूध आपका उबल गया तो प्लेट तो साइड में हट जाती है और सब दूध बाहर आ जाता है, होता है ना। सही बात है ना। इसलिए आप क्या करते हो? प्लेट हटा के वो फूंक मारते रहते हो कि वो नीचे रहे, है ना। ऐसे ही करते हो ना। इसका मतलब अगर ये ऊपर से बंद है, आप मानो ये प्लेट है एक टाइप की, है ना, अब ऊपर से बंद है तो नीचे से प्रेशर लग रहा है तो एक टाइप पे ये दूर चली जाएगी और यहाँ से बाहर आ सकता है ना। मतलब कि जहाँ पर ये राइजिंग लिम्ब होगी वहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस होगा, दूर जाएगा, है ना। जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगी, जहाँ पे आपकी राइजिंग लिम्ब, जहाँ पे राइजिंग लिम्ब, वहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जेंस, है ना। डाइवर्जेंस, राइजिंग लिम्ब में होगा डाइवर्जेंस, और जहाँ पे फॉलिंग लिम्ब है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, मतलब वहाँ पर होगा आपका कन्वर्जेंस, है ना। मतलब क्या भाई? एक जगह पे मोल्टन मटेरियल निकल रहा है तो बाहर बाहर आ गया वो, है ना। यहाँ पे कोई वॉल्केनो जैसा बन गया, है ना, है ना, बाहर आ गया। अंदर का जो लिक्विड मटेरियल था वो कहीं बाहर आ रहा होगा, है ना। मतलब यहाँ पे न्यू क्रस्ट बनती है एक टाइप से, है ना, एक टाइप की न्यू क्रस्ट बन रही है। और एक जगह होगी जहाँ पर ये चीज़ डाउनवर्ड आ रही है, मतलब ये ऊपर की भी क्रस्ट को आपस में पास ला रही है और उसको नीचे ले जाएगी और नीचे जाके वो मोल्टन हो जाएगी वापस से। जैसे हमने क्या देखा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक भी एक टाइप के बाद आके इग्नियस रॉक बन जाता है ना। इसका मतलब वो कहीं अंदर चला जाता है और अंदर आके मेल्ट हो जाता होगा, फिर यहाँ कहीं और से निकलता होगा तो फिर वो नया रॉक बन जाता होगा, है ना, है ना। इसका मतलब क्या कि भाई राइजिंग लिम्ब होगी तो डाइवर्जेंस, और अगर फॉलिंग लिम्ब होगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? कन्वर्जेंस। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन सेल थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स। यहाँ के कॉन्सेप्ट को उठाकर आपका बनेगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और वो थ्योरी हम पढ़ेंगे कल। यहाँ तक आपको समझ आया? डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्स करेगा प्लेट को। हाँ, डाइवर्जेंस मतलब दूर जाना, है ना। यहाँ अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो मतलब ये दूर जाए करेगा इसको, है ना, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लेट को पास लेकर आएगा ऊपर से, है ना। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई डाउट आपको? यहाँ तक कोई डाउट? भाई घर जाओ और थोड़ा सा वो छोटे भाई के साथ वो वाली गेम खेला करो कि ये मैप में बता ये वाली जगह कौन सी जगह है ना। खेलते थे छोटे होते आप कि इस मैप में ढूंढ के बताओ ये कौन सी जगह है ना, ताकि आपको भाई मार्क करना तो आए कि कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। आप इतना ज़्यादा हर्षो उल्लास से झूम जाते हो कि हमें ये जगह मिल गई। नहीं, कुछ नहीं करना आपने, आप जितना आपको पढ़ा रहे हो बस उतना आप पढ़ो, कुछ नहीं करना आपको। घर जाओ और वो इरा एपो वाले ही सारी चीज़ें पढ़ के आना, है ना।
कल वो ईरा एपो वाली जो चीज़ बोली ना आपको, प्री कैम्ब्रियन एरा, ये कार्बोनिफोरस एरा है ना, सर उसमें से क्वेश्चन आते हैं? उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है, उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है, वो भी आपको इंडियन ज्योग्राफी में जाके जब इंडिया के कोल के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का कोल भाई ख़राब क्वालिटी का क्यों है, बाहर से कोल इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, ठीक है। बस उस टाइम आपको पढ़ना है कि इंडिया का ख़राब कोल क्यों है, क्योंकि इंडिया का कोल उस टाइम नहीं बना है जब बाकी दुनिया का कोल बना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ पढ़नी है। उसमें भी आपको वो सारी एज एपो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि आपका खुद का मन अगर कोई अचानक से आपको बोल दे, ठीक है। क्योंकि वो एक्चुअल में क्यों बोला था, क्योंकि पिछले साल 2020 में एक नई चीज़ न्यूज़ में आई थी जिसको बोलते हैं मेघालयन एज, ठीक है। क्या चीज़ आई थी न्यूज़ में? मेघालयन एज। हम क्या बोलते हैं, हम अभी कौन से एरा में चल रहे हैं? सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा पढ़ा है? एक होता है मैं बोलूँ पहले, मैं बोलूँ भाई, आपको घर पे जाके मैंने क्या बोला, आप ये ईरा एपो ये सारी चीज़ें पढ़ो, है ना। ये क्या है भाई, एक होलोसीन करके भी होता है ना, होलोसीन होता है ना। फिर आप पढ़ोगे कि भाई अर्थ में अपने हिसाब से इसके नेचुरल आइस एज आता है, इसमें फिर गर्मी होती है, फिर नेचुरली आइस एज आती है ना। इसलिए कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ नहीं है, अभी नेचुरली अर्थ अपने हिसाब से ठंडी भी हो जाएगी, है ना। फिर आप एक चीज़ पढ़ोगे कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में एक चीज़ आती है जिसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है वहाँ पे, विंड स्टॉर्म चलते हैं, सुना आपने कभी? वेस्टर्न क्या ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो कहाँ पे आ गई अमेरिका में? हाँ ब्लिजर्ड आता है ना, लेकिन उसको कुछ बोलते हैं। ब्लिजर्ड तो आप किस चीज़ को बोलते हो? ब्लिजर्ड तो आप बोलते हो स्नो स्टॉर्म को, स्नो स्टॉर्म को ब्लिजर्ड बोलते हैं, ठीक है। चिनुक नहीं, चिनुक क्या, चिनुक तो विंड है। पोलर वर्टेक्स जब वहाँ पे टूटता है उसकी वजह से ब्लिजर्ड आता है ना, ये चीज़ बोलना चाह रहा था। हाँ सब आता है आपको, है ना। रॉसबी वेव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रॉसबी वेव में क्या होता है, क्या होती है रॉसबी वेव? क्या हो जाती है इतनी ज़्यादा? आपको आधी आधी चीज़ें पता है, इसलिए आप ऐसे कुछ क्या करती है मेंटेन? तो वो मेंटर करती है? नहीं है, गलत है। इसलिए मेरे को पता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको उसकी चीज़ के बारे में नहीं पता है अच्छे से। आपने सीधा क्या पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम ऐसे होती है और जिसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से नहीं करती वो मेंटर, नहीं होता है। स्पीड ज़्यादा होने से मेंटरिंग नहीं करती। क्या होता है वो? ठीक है छोड़ो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ है जिसको अभी बोल रहे थे कि मेघालयन एज, तो आप घर जाके कुछ गूगल पे टाइप करना ये मेघालयन एज क्या है, ठीक है। बस इतना, इसलिए आपको वो ईरा एपो पढ़ने के लिए बोला था कि एक बारी घर जाके एक बारी ईरा एपो पढ़ लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि मेघालयन एज न्यूज़ में था 2020 में, ठीक है। घर जाके पढ़ना मेघालयन एज, कल मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। काफ़ी है इतना, आपने पढ़ा है पहले से, वो अच्छी बात है। ताकि उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ पता है, एटलीस्ट आपका जो डाउट होगा वो आप अभी पूछ सकते हो। और क्या पता आपको कोई चीज़ का वाई नहीं पता हो, है ना। आपको पता ऐसा होता है ऐसा, आपको पता है कि ऐसा करता है वो, लेकिन आपको उसका वाई नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो वाई क्यों है वो चीज़ आप समझो कि क्लास में आपको बताई जा रही है या नहीं, ठीक है। अभी बहुत बार क्या होता है कि मुझे लगे कि आपको नहीं पता है चीज़ें और मेरा भी बताने का मन नहीं है, तो मैं भी ऊपर से उड़ा दूंगा कि इनको क्या पता चल रहा है, समझ रहे हो। उड़ा सकता हूँ भाई, आपको नहीं पता चलेगा वो तो टीचर की कला है ना, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप वहाँ बैठे हो। अभी मैं उड़ा सकता हूँ कुछ भी ऐसे बोल के कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें क्या फ़ायदा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। मेरा काम ये है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, और इसीलिए मैं आपको क्लास में क्वेश्चन भी करवाता हूँ।